नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी टू बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन बीएलओसी के 7 बाल देखभाल केंद्र संगठित करना। इकाई 32 परिवार और समुदाय को सम्मिलित करना। 32 एक प्रस्तावना। पिछले सभी खंडों में हम पालनकर्ता की भूमिका तथा उत्तरदायित्व की बात बच्चों के साथ अंतःक्रिया के कौशल तथा उनके लिए खेल क्रियाएं आयोजित करने के संदर्भ में कर रहे थे। बच्चों के साथ संबंध बढ़ाने के अलावा पालनकर्ता को उन दूसरे लोगों के साथ भी सौहार्द स्थापित करने पर विशेष ध्यान देना पड़ता है जो कि बच्चों की देखभाल की क्रियाओं में शामिल हैं। उसे याद रखना है कि वह अकेली काम नहीं कर सकती बल्कि उसे माता पिता की, बच्चों की देखभाल कर रहे परिवार के अन्य सदस्यों की, बाल अनुरक्षण केंद्र में काम कर रहे अन्य व्यक्तियों की तथा समुदाय की सहायता की भी जरूरत है। इस इकाई में हम यह चर्चा करेंगे कि पालनकर्ता को इन सब व्यक्तियों की सहायता की जरूरत क्यों है। आप पढ़ेंगे कि वह इस उद्देश्य के लिए किस तरह काम कर सकती है और वे क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से वह इन सब लोगों की सहायता व सहभागिता को निश्चित कर सकती। उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप पालनकर्ता की केंद्र में अन्य वयस्क लोगों के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा कर सकेंगे। माता पिता व समुदाय को बाल अनुरक्षण केंद्र का हिस्सा क्यों होना चाहिए, इसको स्पष्ट कर सकेंगे। माता पिता को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के विविध तरीके सुझा सकेंगे। केंद्र की क्रियाओं में समुदाय द्वारा सहायता दिए जाने के तरीकों की सूची बना सकेंगे। उन कौशलों को पहचान पाएंगे जिनकी आवश्यकता पालनकर्ता को माता पिता व समुदाय के साथ अंतःक्रिया के दौरान पड़ेगी। उन कार्यों के बारे में बता पाएंगे जिन्हें पालनकर्ता को माता पिता व समुदाय से भागीदारी की आशा रखने से पहले करना है। 32.2 परिवार के साथ संबंध। बच्चे अपने माता पिता से संबद्ध होते हैं और अगर माता पिता को उनकी क्रियाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता तो केंद्र में पालनकर्ता के प्रयास उतने सार्थक नहीं रहेंगे। सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि परिवार के वे अन्य सदस्य जो बालिका की देखभाल की जिम्मेदारी में भाग लेते हैं, केंद्र के लिए महत्वपूर्ण है। दादा दादी, जो कि कई स्थितियों में बच्चों की देखभाल में भाग लेते हैं, को भी केंद्र की क्रियाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस भाग को पढ़ते समय आप ऐसी कई स्थितियों के बारे में जानेंगे जहां ऐसा हुआ है। परिवार व माता पिता को केंद्र की क्रियाओं में सम्मिलित करने या उनके साथ काम करने से हमारा क्या अभिप्राय है? आइए पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। हमें माता पिता को भी केंद्र के क्रियाकलापों में सम्मिलित करना चाहिए। इस कथन से हमारा अभिप्राय माता पिता के समय व भावनात्मक सहयोग दोनों से है। दूसरे शब्दों में, माता पिता जो भी समय दे पाएं और क्रियाओं में जिस प्रकार भी सहयोग देने में समर्थ हों, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह कार्य कैसे संपन्न किया जा सकता है, यह केंद्र की अपनी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। बाल अनुरक्षण सेवा के उद्देश्य भी इस बात को निश्चित करेंगे कि माता पिता को केंद्र की क्रियाओं में सम्मिलित करने के लिए किस तरह की क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। पालनकर्ता अभिभावकों की सहायता से क्या प्राप्त करने की आशा रखती है, यह बात भी क्रियाओं की योजना बनाने में मार्गदर्शक होगी। खंड 2 में आपने पढ़ा कि किस प्रकार विभिन्न कारकों की वजह से बच्चों के अनुभव भी भिन्न भिन्न होते हैं। पारिवेशिक संदर्भ, परिवारों के मुख्य व्यवसाय और वे किस सामाजिक वर्ग से संबद्ध हैं, ऐसे सभी कारक केंद्र की कार्य पद्धति को प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये ही परिवार व बच्चों की आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। पालनकर्ता की योजना भी इसलिए इन कारकों से प्रभावित होगी। घर व समुदाय से वह किस तरह की सहायता की आशा रख सकती है, कुछ हद तक इस बात का निश्चय भी इन्हीं कारकों से होगा। इस बात को समझने के लिए आइए हम 2 केंद्रों का उदाहरण लें जो अलग अलग इलाकों में स्थित हैं
और अलग-अलग वर्गों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। गाँव में जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती-बाड़ी है, स्थित केंद्र की स्थिति बहुत विशिष्ट होती है। फसल और बुआई के दौरान अनेक कामों में मदद करने के लिए बच्चों की भी जरूरत पड़ती है, और शाला पूर्व उम्र के बड़े बच्चे शायद बहुत नियमित रूप से केंद्र पर नहीं आ सकें। शिशु और छोटे शाला पूर्व बच्चों को शायद माता पिता केंद्र पर छोड़ने न आए अथवा वे भी केंद्र पर नहीं आ सकें। इस अवधि के दौरान यदि पालनकर्ता शाला पूर्व केंद्र पर माता पिता के लिए क्रियाओं या बैठकों का आयोजन करने का प्रयास करेगी, तो उसे उनका साथ नहीं मिलेगा। वर्ष के किसी अन्य समय में, जब अभिभावकों के पास अपेक्षाकृत अधिक समय होगा, तभी वे उसके निमंत्रणों को स्वीकार कर पाएंगे। इस तरह हमें परिवार की दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार ही क्रियाओं की योजना बनानी चाहिए। एक अन्य केंद्र शहर में झुग्गी झोपड़ी में स्थित है। यहाँ रहने वालों के पास नौकरी है, तो सारा दिन काम करते हैं, अन्यथा नौकरी ढूंढने व दो समय की रोटी जुटाने में लगे रहते हैं। केंद्र आने के लिए दिन में उनके पास अधिक समय नहीं होता और ऐसा कोई समय नहीं होता जब सभी माता पिता केंद्र में एक साथ आ सकते हों। इस स्थिति में पालनकर्ता को पहली स्थिति से अलग समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वह सभी माता पिता को केंद्र पर बुलाने में शायद सफल नहीं होगी। भेंट करने के लिए उसे उनके घर जाना पड़ेगा, या वे लोग जब केंद्र पर अपने बच्चों को छोड़ने आएं, तभी उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, या फिर प्रत्येक माता पिता को जब भी उनके पास समय हो केंद्र में आने के लिए निमंत्रित करना पड़ेगा। चाहे कोई भी स्थिति हो, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें यदि पालनकर्ता ध्यान में रखे तो उसे परिवार के साथ संबंध स्थापित करने और उनका सहयोग पाने में सहायता मिलेगी। उसे अंतःक्रिया के लिए कौशल विकसित करने चाहिए। अभिभावकों को केंद्र व उसके कार्यक्रम का हिस्सा होने का एहसास कराना चाहिए। माता पिता को आवश्यक सहयोग व सहायता प्रदान करना अर्थात उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता की सहायता और आलोचना को स्वीकार व निमंत्रित करना चाहिए। अपनी चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले आइए हम कुछ बातों पर विचार करें। पालनकर्ता को परिवार के सहयोग की आवश्यकता क्यों होती है? क्या आप इसके कुछ कारणों के बारे में सोच सकते हैं? अगले अनुच्छेदों को पढ़ने से पहले जिनमें कि माता पिता के साथ संपर्क जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा की गई है, नीचे दी गई जगह में अपने विचार लिखिए। बच्चे अधिकांश समय घर पर ही बिताते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। घर व केंद्र दोनों ही उनके विकास में महत्व रखते हैं, अतः उनमें संबंध होना चाहिए। यदि केंद्र और घर के वातावरण में बहुत अंतर है, तो बच्चों को सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होगी और वे सुविधाजनक अनुभव नहीं कर पाएंगे। खंड 1 की इकाई 4 में आपने बाल अनुरक्षण सेवाओं की आवश्यकता के बारे में पढ़ा। आपने जाना कि ये सेवाएं माता पिता को सहायता प्रदान करती हैं, और ऐसी सेवाओं का एक उद्देश्य माता पिता को बच्चे की देखभाल में सहायता प्रदान करना है। अगर इस मुद्दे पर उपयुक्त ध्यान दिया जाए, तो कोई भी कार्यक्रम ठीक से कार्यान्वित हो सकता है और उसे अच्छा शिशु गृह या केंद्र कहा जा सकता है। शिक्षक ही अकेला बच्चों के लिए काम नहीं कर सकता, उसे माता पिता के सहयोग व मंत्रणा की भी आवश्यकता होती है। यदि हम माता पिता से जान पहचान कर लें तथा हमें बच्चे के परिवार की स्थिति के संबंध में पता हो, तो हम उनको ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। केंद्र में उनका मन लगाने में उनकी सहायता कर सकेंगे तथा ऐसा वातावरण बना सकेंगे जो कि उनको परिचित तथा अच्छा लगे। बच्चों को अपने घर से केंद्र तथा केंद्र से घर के अनुभवों में एक निरंतरता प्रतीत होगी। अभिभावक के साथ अंतःक्रिया से हमको नए नए विचारों तथा सामग्री के विषय में पता लगेगा तथा हमें यह भी जानकारी प्राप्त होगी कि माता पिता केंद्र से क्या अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार केंद्र के कार्यक्रमों के संबंध में विचार विमर्श संभव हो जाएगा। आइए अब अगले पहलू की ओर ध्यान देते हैं। माता पिता के साथ संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है? वे कौन से कारक हैं
जिनके माध्यम से पालनकर्ता केंद्र की गतिविधियों में परिवार को भी सम्मिलित कर सकती है। 1. परिवार के सहयोग की इच्छा। सबसे पहली और आवश्यक बात यह है कि पालनकर्ता के मन में माता-पिता के सहयोग की इच्छा हो। दूसरे शब्दों में, उसकी माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से अंतःक्रिया करने में रुचि होनी चाहिए। यदि वह इस पहलू को स्वीकार नहीं करेगी, इसके प्रति आस्था नहीं रखेगी तो वह उनके साथ काम नहीं कर पाएगी, जिसके परिणामस्वरूप माता-पिता असंतुष्ट रहेंगे और वे उसकी योजनाओं के लिए सहायता देने के इच्छुक नहीं रहेंगे। हो सकता है, वे उसका विरोध ही करने लगें। 2. अंतःक्रिया के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित करना। पालनकर्ता को अंतःक्रिया के लिए कौशल विकसित करने चाहिए। पालनकर्ता को इस तरह की अंतःक्रिया के कौशल विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें माता व पिता सुविधाजनक महसूस करें। आप में से बहुतों को अभिभावकों के साथ बातचीत करने का अनुभव होगा। प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली के अभ्यास भी आपको माता-पिता के साथ अंतःक्रिया के अवसर देते हैं। जब भी आप माता-पिता से बात करें तो आपको उनसे मित्र के रूप में बात करनी चाहिए। आमतौर पर माता-पिता अपने बच्चे के विषय में बात करना पसंद करते हैं, तथा एक अन्य वयस्क से जो उनके बच्चे में रुचि रखता हो, बात करने के अवसर का स्वागत करेंगे। व्यक्तित्व के कुछ पहलू जिनकी चर्चा हमने इकाई 11 में की थी, माता-पिता के साथ अंतःक्रिया करने में पालनकर्ता की मदद करेंगे। सामान्यतः एक पालनकर्ता जिसमें संवेदनशीलता तथा आत्मविश्वास दोनों ही गुण होंगे, उस पालनकर्ता को माता-पिता पसंद करेंगे। बच्चों की योग्यता के अनुरूप क्रिया आयोजित करने की उसकी योग्यता उसे परिवार में और प्रिय बना देगी। इस प्रकार की विशेषताएं तथा अभिरुचियां रखने वाली पालनकर्ता केंद्र में अच्छा काम करेगी तथा बच्चे भी उससे खुश रहेंगे। माता-पिता को पालनकर्ता में विश्वास तथा भरोसा रहेगा। वह पालनकर्ता के पास उसकी देखरेख में न केवल अपने बच्चे छोड़ने के लिए तैयार होंगे बल्कि उसको हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भी सदैव तत्पर रहेंगे। 2. माता-पिता के साथ सौहार्द स्थापित करना। हमारा माता-पिता के प्रति सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उनको यह आभास कराना है कि केंद्र में सदैव उनका स्वागत है। यदि उन्हें केंद्र में स्नेहमयी तथा आकर्षक वातावरण मिलेगा जो वे केंद्र में सहज रूप में आ सकेंगे। कुछ अभिभावक स्कूल जैसे वातावरण में असुविधा व परेशानी अनुभव कर सकते हैं, तो अन्य अपरिचित व्यक्तियों के बीच परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पालनकर्ता की अंतःक्रिया के कौशल ही उसकी सहायता कर सकेंगे। जब भी माता-पिता बच्चों को केंद्र में छोड़ने अथवा लेने आए तो पालनकर्ता को उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। माता-पिता के साथ होने वाली इस अनियोजित भेंट का सदुपयोग आपसी संबंधों को और दृढ़ बनाने के लिए किया जा सकता है। पालनकर्ता को बच्चों का स्वागत करने के लिए तथा बच्चों को छोड़ने आए माता-पिता से अनौपचारिक रूप में बातचीत करने के लिए वहां उपस्थित होना चाहिए। इस दौरान पालनकर्ता उनसे उनके परिवार के विषय में बात कर सकती हैं, तथा धीरे-धीरे उनको और अच्छी तरह जान सकती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि अनौपचारिक बातचीत के दौरान परिवार के विषय में हमें जो कुछ भी पता लगे उसे हमें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। माता-पिता के केंद्र में आने पर रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। उन्हें निस्संकोच भाव से केंद्र की गतिविधियों तथा बालिका और पालनकर्ता की अंतःक्रिया का अवलोकन करने देश चाहिए। फिर भी, यह केंद्र में उपलब्ध जगह की स्थिति को देखते हुए किया जाना चाहिए। एक शाला पूर्व केंद्र में बच्चों द्वारा किया गया काम, जैसे उनके बनाए गए रेखा चित्र, गीली मिट्टी से बनाई गई विभिन्न वस्तुएं आदि, समय-समय पर बच्चों के साथ घर भेजा जा सकता है, जिससे माता-पिता को पता लग सके कि बच्चे केंद्र में क्या करते हैं और क्या बनाते हैं। इन वस्तुओं को केंद्र में भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे बच्चों को छोड़ने अथवा लेने आते समय माता-पिता इन्हें देख सके। शिशु गृह में पालनकर्ता बच्चों की प्रगति के संबंध में समय-समय पर रिपोर्ट भेज सकती है।
पालनकर्ता यदि बच्चे में अथवा केंद्र में बच्चे की दिनचर्या में किसी भी प्रकार के परिवर्तन देखती है, तो अभिभावकों को इन परिवर्तनों के विषय से अवगत कराया जा सकता है। बालिका क्या खाती है अथवा वह कितनी देर सोती है, इत्यादि बातें भी माता-पिता को बताई जा सकती हैं। इस सबसे आपस में बातचीत करने का आधार तैयार किया जा सकता है तथा इससे आपसी संबंध भी अच्छे बनाने में सहायता मिल सकती है। कुछ ऐसी क्रिया आयोजित की जा सकती है जिसमें अभिभावकों को आमंत्रित किया जा सकता है। ये क्रियाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। त्योहार मनाना, मेलों की योजना बनाना, वार्षिक खेल समारोह आयोजित करना जिसमें माता-पिता भी कुछ खेलों में भाग ले सकें। उपरोक्त क्रियाओं के अतिरिक्त हम माता-पिता के साथ बच्चों से संबंधित तथा उनकी क्रियाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकों का आयोजन भी कर सकते। 3. माता-पिता द्वारा दी जा सकने वाली किसी भी प्रकार की सहायता को स्वीकार करता माता-पिता को केंद्र की गतिविधियों में विभिन्न तरीकों से तथा विभिन्न स्तरों पर सम्मिलित किया जा सकता है। एक तरीका जिससे वे प्रत्यक्ष रूप से ही केंद्र के कामों में मदद कर सकते हैं, वह है काम में हाथ बटाना। एक शाला पूर्व केंद्र में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा था और बच्चों ने इस त्योहार से संबंधित एक गीत भी सीखा था। बसंत पंचमी के दिन केंद्र में माताएं आई और उन्होंने उस दिन विशेष तौर पर पीले चावल बनाए, जबकि पालनकर्ता बच्चों को कार्यक्रम के लिए पीले कपड़ों में तैयार करती रही। जब कुछ माताएं अपने शिशुओं को दूध पिलाने के लिए केंद्र में आती हैं, तो वे पालनकर्ता की विभिन्न कामों में जैसे बच्चों को सुलाने में, पालनकर्ता की अगली क्रिया के लिए जगह तैयार करने, बच्चों का ध्यान रखने आदि में मदद कर सकती हैं। एक केंद्र विशेष में एक माता-पिता ने, जो कि कुशल कठपुतली चलाने वाले थे, पूरे केंद्र के लिए कठपुतली का खेल आयोजित किया। तथापि माता-पिता शायद हमेशा केंद्र में आकर उसकी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थितियों में वे दूसरे तरीकों से अपना सहयोग व योगदान दे सकते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वे केंद्र के साधनों को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। एक बढ़ई उन लकड़ी के छोटे छोटे घटकों को, जिनकी उसे आवश्यकता नहीं है तथा जिन्हें देने में उसे आसानी हो, केंद्र को दे सकता है। उसकी दुकान से लकड़ी का बुरादा भी केंद्र में प्रयोग के लिए लाया जा सकता है। एक दर्जी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े दे सकता है। घर में पड़े पुराने कपड़ों, टूटे चश्मों इत्यादि को केंद्र में गुड़िया घर में प्रयोग में लाया जा सकता है। दिल्ली के निकट एक शाला पूर्व केंद्र में एक मेला आयोजित किया जा रहा था तथा पालनकर्ता कम लागत वाली सामग्री से विभिन्न खिलौने बनाने में व्यस्त थी। खिलौने बच्चों को बिना मुनाफे के बेचे जाने थे। एक बच्चे की मां तथा दूसरे की दादी ने, जो कि खिलौने बनाने में दक्ष थीं, अपने घरों पर ही बहुत सारे खिलौने बनाकर पालनकर्ता की मदद की। जबकि एक अन्य बच्चे के माता-पिता ने पौष्टिक फलों की चाट बेचने के लिए एक स्टॉल दुकान लगाकर उनकी मदद की। इस प्रकार माता-पिता के विभिन्न कौशलों और उनके द्वारा दिए जा सकने वाले समय के आधार पर तथा केंद्र में आयोजित क्रिया के अनुसार माता-पिता कई तरह से मदद कर सकते हैं। पालनकर्ता को माता-पिता के बारे में मूल जानकारी पहले से ही होनी चाहिए। कुछ मामलों में माता-पिता तथा पालनकर्ता के विचारों में अंतर भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा उपाय ऐसा हल निकालना है जो कि दोनों पक्षों को मान्य हो। तथापि हो सकता है कि कई मामलों में पालनकर्ता को हल न मिले क्योंकि माता-पिता का अपना अलग मत होगा। ऐसी स्थिति में पालनकर्ता को स्पष्ट रूप से अपने द्वारा किए गए व्यवहार कार्य के विषय में बता देना चाहिए। एक कार्यकर्ता माता-पिता द्वारा विरोध करने पर कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए उसे उनके साथ सहयोग करना ही होता है। 5. माता-पिता की आकांक्षाओं को पूरा करना। इस इकाई में हमने पहले बताया है कि माता-पिता द्वारा आवश्यक अथवा अपेक्षित सहायता स्थिति के अनुसार बदलती रहेगी। कुछ मामलों में तो माता-पिता अपनी अपेक्षाओं के संबंध में स्वयं बता देंगे, परंतु कुछ अन्य बातों के विषय में पालनकर्ता को स्वयं उनकी अपेक्षाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी।
मुख्यतः अधिकांश माता-पिता केंद्र से सपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की अपेक्षा रखेंगे। हो सकता है वे अपने बहुत कम बोलने वाले, बहुत जिद्दी, गुस्सा करने वाले, चिड़चिड़े, अंगूठा चूसने या बिस्तर गीला करने वाले बच्चों की समस्याओं के संबंध में कोई हल जानना चाहें। ऐसे में पालनकर्ता को सहानुभूति दिखानी होगी तथा समझदारी व विवेकपूर्ण ढंग से माता-पिता का मार्गदर्शन करना होगा। जब माता-पिता केंद्र में अपने बच्चों को छोड़ते हैं, तो वे बच्चों के लिए एक सुनिश्चित दिनचर्या की अपेक्षा करते हैं, जो कि हो सकता है, केंद्र की योजना से भिन्न हो। इससे आपस में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। पालनकर्ता माता-पिता से बातचीत कर उन्हें अपना नजरिया बता सकती है तथा उनकी राय जान सकती है। पालनकर्ता को आलोचना को रचनात्मक रूप में लेना चाहिए तथा उसके आधार पर बच्चों के लाभ के लिए परिवर्तन करने चाहिए। माता-पिता द्वारा पूछी गई किसी भी बात पर उसे पूरा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कई बार आलोचना का कारण माता-पिता का केंद्र के उद्देश्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाना हो। ऐसी स्थिति में पालनकर्ता को अपने लक्ष्यों को, काम करने के तरीकों को तथा विभिन्न कारणों को स्पष्ट रूप से माता-पिता को समझाने की आवश्यकता होती है। यह व्यक्तिगत स्तर पर किया जा सकता है अथवा किसी बैठक में किया जा सकता है। आप जानते हैं कि कुछ माता-पिता शाला पूर्व केंद्र को स्कूल के लिए तैयारी कराने के स्थान के रूप में लेते हैं तथा उसी के अनुसार उनकी अपेक्षाएं भी होती है। इसलिए वे पालनकर्ता द्वारा बच्चों के लिए सोची गई क्रियाओं और दिए जाने वाले अनुभवों जैसे रेत में खेलना, गीली मिट्टी से चीजें बनाना, उंगलियों से पेंटिंग करना तथा कहानी सुनना आदि को सकारात्मक दृष्टि से नहीं देख पाते। हो सकता है उनकी अपेक्षा केवल बच्चों को गिनती व वर्णमाला सिखाने तक ही सीमित हो। पालनकर्ता को माता-पिता से बात करके उन्हें इन खेल क्रियाओं का महत्व समझाना होगा व यह बताना होगा कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है तथा वह किस प्रकार में बच्चों के विकास में उनकी सहायता करने का प्रयास करेगी। जब तक वह ऐसा नहीं करेगी तब तक बच्चों को उस खेल क्रिया से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि माता-पिता द्वारा वह क्रिया अस्वीकार्य होगी। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे दिए गए कार्यों में सफल हों। वे यह भी जानना चाहेंगे कि बच्चों की प्रगति कैसी है। पालनकर्ता का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह माता-पिता को अपनी योजना के बारे में बताए। वह यह भी जानना चाहेंगे कि केंद्र में किस प्रकार की खेल क्रियाएं आयोजित की जा रही है। अतः माता-पिता को निरंतर प्रतिपुष्टि देते रहना बहुत आवश्यक है। 32.3 माता-पिता से संपर्क स्थापित करने के तरीके। इस भाग में बताई गई क्रियाएं पालनकर्ता को माता-पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित व विकसित करने में सहायक होंगी। इन क्रियाओं के माध्यम से एक बालिका के माता-पिता को अन्य बालिकाओं के माता-पिता से मिलने, विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने तथा एक बड़े समुदाय का भाग बन पाने का अवसर प्राप्त होगा। उनको केंद्र में आने तथा विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। माता-पिता से मिलना। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, शिक्षक विभिन्न विषयों पर माता-पिता के साथ उस समय विचार विमर्श कर सकते हैं, जब वे अपने बच्चों को छोड़ने अथवा लेने के लिए केंद्र में आएं। जब कभी संभव हो शिक्षक भी बच्चों के घर जा सकते हैं। इससे अच्छे संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है, परंतु शिक्षक के केंद्र से दूर रहने पर यह उतना सुविधाजनक नहीं रह पाता है, जितना कि शिक्षक के उसी इलाके में रहने पर होता है। बच्चों के घर जाकर बच्चों तथा घरवालों से मिलना, केंद्र तथा घर के बीच की दूरी का मिटान काला आवश्यक क्रिया है। इन अवसरों का लाभ उठाने के अतिरिक्त केंद्र में औपचारिक मुलाकातें भी आयोजित की जा सकती हैं तथा माता-पिता को इनके लिए आमंत्रित किया जा सकता है। किस समय व कितने दिन बाद इन मुलाकातों का आयोजन किया जाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि माता-पिता के पास इन मुलाकातों के लिए कब समय निकल सकता है तथा उनके पास केंद्र के लिए कितना समय निकल सकता है। इन बैठकों के संबंध में एक विशेष समस्या का सभी पालनकर्ताओं को सामना करना पड़ता है। सामान्यतः इन बैठकों में केवल माताएं ही आती हैं,
पिता नहीं आते। बच्चों के पालन का उत्तरदायित्व सामान्य रूप से माता का ही समझा जाता है। पिता यह समझ ही नहीं पाते कि उनको इन बैठकों में किस लिए बुलाया जाता है। साथ ही इन बैठकों के लिए आने वाले अभिभावकों की संख्या भी शुरू में बहुत कम रहती है। इन समस्याओं का समाधान प्रत्येक केंद्र में व्यक्तिगत आधार पर ही किया जा सकता है। पालनकर्ता को पिता को इन बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करने के तरीके हैं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बालिका के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कम उपस्थिति के कारणों का भी पता लगाना होगा तथा उनको दूर करने के उपाय ढूंढने होंगे। परंतु इसमें सफलता धीरे धीरे ही मिलेगी तथा इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। इन बैठकों का उपयोग माता-पिता को विभिन्न विषयों अथवा मनोरंजनात्मक क्रियाओं के संबंध में जानकारी देने अथवा उनकी आवश्यकता का बोध कराने के लिए किया जा सकता है। इतने बड़े समूह में विभिन्न बच्चों के विषय में अलग-अलग बात करना संभव नहीं हो सकता, इसलिए केवल सामान्य विषयों पर ही चर्चा की जा सकती है। कुछ ऐसे विषय जिन पर चर्चा की जा सकती है निम्नलिखित हो सकते हैं: बच्चों के टीकाकरण के लिए अनुसूची स्तनपान, बच्चों के लिए पोषक अल्पाहार, बच्चों में खानपान की अच्छी आदतें विकसित करना, अनुशासन से संबंधित सामान्य समस्याएं तथा विषय, बच्चों के लिए खिलौने, बच्चों के लिए पुस्तकें, सीखने में खेल का महत्व। यदि साधन उपलब्ध हों, तो पालनकर्ता इन विषयों पर संचार साधनों जैसे फिल्मों, कठपुतली कार्यक्रमों, फ्लैश कार्ड इत्यादि के माध्यम से विचार विमर्श कर सकती है। पालनकर्ता समुदाय के कुछ ऐसे व्यक्तियों को, जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते हों, किसी विषय विशेष के संबंध में व्याख्यान देने के लिए भी आमंत्रित कर सकती है। उदाहरण स्वरूप, यदि केंद्र के पास ही कोई प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र है, अथवा कोई अस्पताल है, तो शिक्षिका वहां के विशेषज्ञ की सहायता लेकर माता-पिता को विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा सकती है। डॉक्टर या नर्स को रुचिकर विषयों के संबंध में विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसा करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि जिन व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, वे बच्चों के माता-पिता को न जानते हो। अतः पालनकर्ता को वहां उपस्थित रहकर बैठक की व्यवस्था तथा संचालन करना होगा। वह केवल आमंत्रित व्यक्तियों पर ही बैठक को नहीं छोड़ सकती है। कुछ मामलों में अभिभावक भी किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकते हैं। उस स्थिति में उनकी विशेषज्ञता का भी लाभ उठाया जा सकता है। समाचार पत्रिका। आप जानते ही हैं कि आमने-सामने रहकर परस्पर व्यवहार करने के अतिरिक्त पालनकर्ता माता-पिता को विभिन्न तरीकों से, जैसे बच्चों के जरिए अथवा बच्चों को केंद्र लाने व केंद्र से ले जाने वाले व्यक्तियों के जरिए संदेश भेजकर भी परस्पर संपर्क स्थापित कर सकती है। कुछ मामलों में बड़े भाई-बहन, माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्य भी यह कार्य कर सकते हैं। संदेश मौखिक रूप में अथवा लिखित रूप में दिए जा सकते हैं। यदि केंद्र के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हों तो पालनकर्ता निर्धारित अंतराल पर एक समाचार पत्रिका निकालने की भी योजना बना सकती है। एक समाचार पत्रिका, जिसमें माता-पिता के लिए रुचिकर सूचना उपलब्ध हो, का योजना बनाना एक अच्छा विचार है। परंतु यह योजना वहीं उपयोगी हो सकती है, जहां माता-पिता पढ़ना लिखना जानते हों। जहां माता-पिता पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वहां पालनकर्ता किसी पढ़ सकने वाले व्यक्ति को ढूंढने में, जो कि उन्हें समाचार पत्रिका पढ़कर सुना सके, उनकी मदद कर सकती है। समाचार पत्रिका में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जा सकती हैं, जैसे बच्चों की मनपसंद कविताएं, उनकी पसंद की कोई क्रिया, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषा की एवं शारीरिक विकास की क्रियाओं से संबंधित सुझाव, बच्चों के लिए अच्छी पुस्तकों और फिल्मों की सूची, दांतों की सुरक्षा संबंधी सुझाव, टीकाकरण, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की योजना, कम लागत से बनाए जा सकने वाले पौष्टिक अल्पाहारों को तैयार करने की विधि तथा बच्चों के लिए खिलौने इत्यादि। इस प्रकार के उपयोगी एवं रुचिकर विषयों की एक लंबी सूची तैयार की जा सकती है।
पालनकर्ता को परिस्थिति अनुसार उपयुक्त विषयों का चुनाव करना होगा। प्रमण और समारोह का आयोजन जब कभी केंद्र में त्योहार अथवा विशेष दिन मनाया जाता है, तो उसमें माता-पिता को आमंत्रित किया जा सकता है। केंद्र के कार्यकर्ता उस अवसर का लाभ उठाते हुए उनके साथ परस्पर विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। माता-पिता को अपने बच्चों का कार्यक्रमों में भाग लेना अच्छा लगता है, और यदि इन अवसरों पर सभी बच्चे कुछ न कुछ कर रहे हों, तो सभी माता-पिता केंद्र में आने के लिए प्रेरित होंगे। माता-पिता को भी उनके कौशलों के अनुसार सहायता करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर सभी को समूह में एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ पालनकर्ता माता-पिता तथा बच्चों के परस्पर व्यवहार को देख सकेगी, परिवार के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर सकेगी तथा उसे माता-पिता के अनुभवों का भी लाभ मिल सकेगी। साथ ही माता-पिता को भी केंद्र में बच्चों की गतिविधियों को देखने का अवसर मिल सकेगा तथा वे बच्चों के लिए आयोजित क्रियाओं को भी समझ सकेंगे। माता-पिता तक पहुंच पाने के इन सभी तरीकों, जिनके संबंध में हमने इस भाग में बताया है, से परिवार तथा केंद्र के बीच दोतरफा संचार संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है। इनसे जहां एक ओर पालनकर्ता को परिवार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, वहीं माता-पिता को भी केंद्र के काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे बच्चों के लिए घर तथा केंद्र में एक संपर्क स्थापित करने में सहायता मिलती है। 32.4 समुदाय की सहभागिता। केंद्र में पालनकर्ता ही बच्चों के लिए सब कुछ करने का उत्तरदायित्व नहीं ले सकती। माता-पिता व समुदाय को उसके साथ यह उत्तरदायित्व बांटना होगा। इसलिए समुदाय को भी केंद्र की क्रियाओं का एक भाग होना चाहिए। इससे पहले कि हम समुदाय के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में चर्चा करें व उन तरीकों को देखें जिनसे वे केंद्र की क्रियाओं में भाग ले सकें, आइए पहले यह देखते हैं कि इसमें शिक्षिका की क्या भूमिका होगी। उसका पहला काम बच्चों के समुदाय के अनुभवों को केंद्र के अनुभवों के साथ समन्वित करना है। ऐसा वह किस प्रकार कर सकती है? यह जानने के लिए उसे सबसे पहले समुदाय को जानना व समझना होगा। शिक्षिका को यह जानना होगा कि समुदाय के लोगों से उसे किस प्रकार की सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं, जिनसे केंद्र को चलाने में सहायता मिले, जैसे कि परिवहन, मनोरंजन संबंधी सेवाएं इत्यादि। उसे यह भी जानना होगा कि समुदाय में किस प्रकार के साधन विद्यमान हैं, जैसे कि किताबें, फिल्में, श्रव्य कैसेट, बेकार सामग्री तथा भौगोलिक साधन जैसे नदी, तालाब, पार्क इत्यादि। उसके बाद उसे केंद्र में यथानुसार अनुभवों की संरचना करनी होगी जिससे कि बच्चों को लाभ मिल सके। दूसरे शब्दों में उसे बच्चों के परिवेश को ध्यान में रखते हुए केंद्र में क्रियाएं आयोजित करनी होंगी। यह समझना कठिन नहीं होगा यदि हम इकाई 1 में चर्चित बाल्यकाल के अनुभव शीर्षक वाले भाग को पुनः दोहराएं। एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाली बालिका के अनुभव एक शहर में रहने वाली बालिका के अनुभवों से भिन्न होंगे। अगली घटना को ही लें। 8 वर्ष का चंदर शहर में पहली बार आया था। वह अपने बड़े भाई के साथ दूध लेने के लिए बाजार गया तथा उसने देखा कि मशीन में सिक्का डालने पर मशीन में से दूध निकलने लगा। यह देखकर वह जानना चाहता था कि क्या बूथ के पीछे बहुत सारी गायें बैठी थीं। दूसरी तरफ 4 साल के सधीर ने, जिसने कभी गाय का दहना नहीं देखा था, यह पूछे जाने पर कि जो दूध तुम सवेरे पीते हो वह कहाँ से आता है, बताया कि वह बोतल से आता है। अतः पालनकर्ता को बच्चों के परिवेश द्वारा निर्धारित उनके अनुभवों के बारे में जानना जरूरी है। उसे यह ध्यान में रखना होगा कि वे केंद्र के बाहर क्या सीख रहे हैं, जैसे ध्वनियों, गंध, देखे गए चिन्ह, केंद्र के रास्ते में आई दुकानें इत्यादि। परिवेश की वस्तुएं बच्चे के ज्ञान का एक भाग हैं तथा उन्हें पाठ्यचर्या का आधार बनना चाहिए। अब हम अगले विषय पर आते हैं, अर्थात परिवार किस प्रकार भाग ले सकते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं का ज्ञान होने पर ही लोग सहायता कर सकते हैं।
उनको इस बात का भी आभास कराना होगा कि वे क्रियाओं को सफलतापूर्वक आयोजित कराने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पालनकर्ता को लोगों की कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहायता की आशा करने से पहले उन्हें जागरूक बनाना होगा। उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे पहला कदम स्वयं ही उठाना होगा। मेलों तथा उत्सवों का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें कि आसपास रहने वाले लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है। इन मेलों के दौरान विभिन्न विषयों के संबंध में नाटकों, कठपुतली प्रदर्शनों, गानों तथा बाल कविताओं के माध्यम से बताया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के एक प्राथमिक स्कूल में ऐसा वास्तव में किया गया। आइए उनके अनुभव का वृतांत पढ़ें। स्कूल दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित है तथा उसमें 3 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के शिक्षक स्कूल में स्वास्थ्य, सफाई एवं पोषण के एक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में लगे थे। कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य इन पहलुओं से संबंधित संदेशों को बच्चों के माध्यम से समुदाय तक पहुंचाना तथा कुछ अत्यावश्यक विषयों जैसे संतुलित आहार, आँखों की देखभाल तथा सफाई के महत्व आदि के विषय में जागरूकता बढ़ाना था। सभी की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि एक मेला आयोजित किया जाएगा। शिक्षकों में उनके करने योग्य उत्तरदायित्व बांट दिए गए। एक शिक्षक ने आँखों की देखभाल पर एक कठपुतली खेल आयोजित करने का उत्तरदायित्व लिया तथा दूसरी ने संतुलित आहार पर एक गाने का। शाला पूर्व कक्षाओं के शिक्षकों ने कम लागत की सामग्री से खिलौने बनाकर एक स्टॉल लगाया। एक छोटे से क्षेत्र के यातायात नियमों को प्रदर्शित करने के लिए साफ किया गया स्कूल में एक जायंट व्हील लाया गया तथा उस पर पोषण से संबंधित संदेश चिपका दिए गए। पोषण संबंधी संदेशों पर केंद्रित कुछ खेल बनाए गए। उदाहरण स्वरूप, एक बोर्ड बनाया गया जिस पर बने जोकर के मुंह में बच्चों को गेंद फेंकनी थी। गेंदों को कागज से ढककर उन पर गाजर, पपीता, आम लिख दिया गया था। मेले में बहुत लोग आए तथा माता-पिता व इलाके के अन्य व्यक्तियों ने पालनकर्ता तथा बच्चों के प्रयासों की सराहना की। इस विशेष क्रिया के अतिरिक्त स्कूल के इलाके में स्वास्थ्य, सफाई तथा पोषण से संबंधित संदेशों के ध्वजों को लेकर जुलूस निकालने जैसी क्रियाएं भी नियमित रूप से आयोजित करता था। इससे समुदाय का ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिली। स्कूल के द्वार के पास उसी इलाके का एक आदमी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाने की वस्तुएं बेचता था। पालनकर्ता लोगों की सहायता से उसके साथ बातचीत करने में सफल हुई। स्कूल तथा समुदाय के लगातार किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप उस खोमचे वाले को इच्छित परिवर्तन करने पड़े जिससे कि बच्चों को दरिशित खाने की वस्तुओं से बचाया जा सका। इसके अतिरिक्त, जब एक बार समुदाय बच्चों की आवश्यकताओं के विषय में जागरूक हो जाए तो उसे अन्य क्रियाओं में भी सम्मिलित किया जा सकता है। समुदाय के सदस्यों को क्रियाओं में सम्मिलित करने से हो सकता है कि काम करने की गति थोड़ी धीमी हो जाए क्योंकि उनको सम्मिलित करने से चर्चाएं होगी तथा समुदाय के विभिन्न सुझावों का स्वीकार करना होगा। परंतु इसे नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि दूसरों की गति से चलना चाहिए क्योंकि उनका योगदान भी लाभदायक होता है। कभी कभी व्यक्तियों का अपेक्षा से अधिक उत्साह योजना बनाने में बाधक हो सकता है। पालनकर्ता को सतर्क रहना होगा तथा ध्यान रखना होगा कि वह अपने उद्देश्यों से हट न जाए। समुदाय के व्यक्ति केंद्र की व्यावहारिक तरीकों से सहायता कर सकते हैं, जैसे उपयुक्त पीने का पानी, जमीन तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा के। एक अन्य विकल्प यह भी हो सकता है कि कुछ स्थानीय व्यक्तियों को केंद्र में विभिन्न पदों पर नियुक्त कर दिया जाए। आपने इकाई 31 में पढ़ा कि स्थानीय व्यक्ति सामुदायिक भागीदारी में सहायक होते हैं, क्योंकि उन्हें समुदाय के रिवाजों तथा मान्यताओं की जानकारी होती है तथा उनका बात परिवार वाले ज्यादा आसानी से मान लेते हैं। ये लोग दो तरीकों से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक तो वे केंद्र की समुदाय तक पहुंचने तथा उसके साधनों का उपयोग करने में सहायता कर सकते हैं। उन्हें विद्यमान तथा उपलब्ध साधनों की जानकारी होती है।
वे इलाके के बहुत से लोगों को जानते हैं तथा उन्हें यह पता होता है कि वे किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। दूसरे, वे केंद्र व समुदाय में संगत परिवर्तन भी ला सकते हैं तथा आंधक कार्यकुशलता लाने में योगदान दे सकते हैं। यह उनके केंद्र व समुदाय दोनों के व्यक्तियों को जानने, जिससे दोनों को एक दूसरे के पास लाने में सहायता मिलती है, का परिणाम होगा। एक ऐसा संगठन जिसने इस क्षेत्र में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की हैं, मोबाइल क्रैश है। आपने इसके विषय में इकाई 29 में पढ़ा है। आइए हम इस संगठन की सफलताओं तथा चुनौतियों के विषय में पढ़ें जिनका इसने परिवार व समुदाय के भाग लेने के क्षेत्र में सामना किया है, तथा इसके अनुभवों से सीखने का प्रयास करें। आपको पता ही है कि मोबाइल क्रैश का उद्देश्य नवजात शिशु से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को लाभ पहुंचाना है। उसने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों से शुरुआत की। ये लोग अधिकतर गांवों से आते हैं तथा अकुशल मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। बाद में मोबाइल क्रैश ने 1976 से ये सुविधाएं गंदी बस्तियों, स्लम्स तथा पुनर्वास कॉलोनियों, रीसेटलमेंट कॉलोनीज में भी उपलब्ध करानी शुरू कर दी। उसका व्यापक बाल अनुरक्षण कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। केंद्रों में नियमित बाल अनुरक्षण तथा शिक्षा की क्रियाओं के साथ साथ माता-पिता तथा समुदाय को सम्मिलित करने वाली कुछ क्रियाएं भी आयोजित की जाती हैं। बीच-बीच में बच्चे घर के कार्य में हाथ बंटाने के लिए घर जाते हैं। माताएं बच्चों को दूध पिलाने के लिए किश में आती हैं। इसके अतिरिक्त नियमित मासिक, त्रैमासिक बैठकें भी आयोजित की जाती है। कुछ क्रियाओं की योजना विशेष रूप से समुदाय तथा माता-पिता के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाती हैं। माता-पिता एवं समुदाय की शिक्षा के एक भाग के रूप में प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल कैश द्वारा नियमित रूप से प्रदान की जाती है और स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, परिवार नियोजन व बीमारी के दौरान देखभाल के संबंध में शिक्षा दी जाती है। गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के मार्ग में बहुत रुकावटें आई। माता-पिता दिन भर का काम खत्म करने के बाद ही कक्षाओं में आ सकते थे। यह सुविधाजनक व आसान नहीं था क्योंकि थल पर दिन भर के कड़े परिश्रम के बाद माता-पिता थक जाते थे और वहां रोशनी भी नहीं होती थी। यद्यपि इन क्रियाओं के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को नहीं प्राप्त किया जा सका तथा कई प्रौढ़ साक्षर नहीं बन सके, परंतु प्राप्त अनुभवों से उन लोगों की समस्याओं को समझने में सहायता मिली। गंदी बस्तियों व पुनर्वास कॉलोनियों में क्रैश की स्थापना करने के समय मोबाइल क्रैश का अनुभव इससे बहुत भिन्न था। उनसे देखा कि यहाँ पर व्यक्ति बहुत ही रूखे, दोष निकालने वाले थे तथा निर्माण स्थल की अपेक्षा समुदाय भी बहुत बड़ा था। उसे वहां के स्थानीय नेताओं का भी सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर वहां पर कार्यक्रम के उद्देश्यों व सिद्धांतों के प्रति अधिक विरोध था। इस विरोध को समाप्त करने के लिए मोबाइल के कार्यकर्ताओं ने ऐसे अवसरों को ढूंढने का प्रयास किया जब वे माता-पिता तथा अन्य व्यक्तियों से एक साथ बात कर सकें। इससे उनके साथ एक संबंध स्थापित होने लगा तथा उनका सहयोग प्राप्त करने की शुरुआत हुई। कुछ क्रियाएं जो कि चलते फिरते शिशुगृह केंद्र के कार्यक्रम का एक नियमित हिस्सा है, नीचे दी जा रही हैं। माताओं के लिए कैंप तथा शैक्षणिक बैठकें। इन बैठकों में स्वास्थ्य, सफाई तथा पोषण, परिवार नियोजन, कपड़ों की कटाई तथा सिलाई आदि के संबंध में चर्चा की जाती है। इसके लिए कठपुतली तथा फ्लैश कार्डों जैसे संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। फिल्में दिखाई जाती है, कम लागत वाले आहारों का प्रदर्शन आयोजित किया जाता है। कभी-कभी कीर्तन भी आयोजित किए जाते हैं तथा उत्सव मनाए जाते हैं। बच्चों तथा समुदाय के सदस्यों के लिए सामूहिक क्रियाएं भी आयोजित की जाती है। क्षेत्रीय नाटक मंडली की गतिविधियां भी आमतौर पर चलती रहती है। इस समूह में स्टाफ के वे सदस्य होते हैं जिनमें अभिनय के लिए सहज योग्यता होती है। वे समुदाय को संदेश देने के लिए नाटक करते हैं तथा गाने गाते हैं।
समुदाय तक पहुंचने की आवश्यकता से लोकदूत की संकल्पना विकसित हुई। लोकदूत, जो कि मोबाइल किश का ही एक भाग है, समुदाय के सदस्यों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा परिवेश की आवश्यकता अनुसार विषय उठाए जाते हैं। इस समूह की स्थापना 1974 में की गई थी तथा प्रतिभाशाली कार्यकर्ता इसकी क्रियाओं में भाग लेते हैं। क्रेश के दैनिक कार्यों में से घटनाएं ली जाती है, विभिन्न रूपों में शिक्षा व मनोरंजन प्रदान करने के लिए समुदाय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। मोबाइल क्रेश नवसाक्षरों के लिए पुस्तकें भी प्रकाशित करता है तथा इनकी एक वार्षिक एकलव्य नामक पत्रिका भी निकलती है। इन गतिविधियों के अतिरिक्त समय समय पर समुदाय के लिए अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास किया जाता है। एक समय विशेष पर यह महसूस किया गया कि निर्माण स्थलों पर रहने वाले लोगों की आवासीय स्थिति में सुधार लाया जा सकता है तथा इसके लिए अनुभवी वास्तुकारों की सहायता से निर्माण स्थल पर ही उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करके एक आदर्श झुग्गी का निर्माण किया गया। मोबाइल क्रेश की गतिविधियों से संबंधित इस संक्षिप्त चर्चा से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार माता-पिता और समुदाय के भाग लेने के लिए क्रियाओं की योजना बनाई जा सकती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आती है तथा उनका समाधान निरंतर कार्य करने से ही मिल सकता है। इस भाग के अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि समुदाय की सहभागिता प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। किसी भी केंद्र के लिए एक सर्वोत्तम तरीका नहीं बताया जा सकता है। प्रत्येक पालनकर्ता को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा, अपनी समस्याओं से सीखना होगा तथा समुदाय के साथ काम करते हुए ही उनके विभिन्न संभव हल ढूंढने होंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिनसे लगातार दृढ़ संकल्प होकर काम करने पर ही परिणाम निकल सकते हैं। समुदाय और परिवार को केंद्र को स्थापित करने और उसकी गतिविधियों में सम्मिलित करने के तरीकों के बारे में आप DECE3 के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को 32 अंश केंद्र के अन्य वयस्कों के साथ कार्य करना। माता-पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों व समुदाय के अतिरिक्त भी केंद्र में अन्य व्यक्ति होते हैं, जिनकी बच्चों की देखभाल में अपनी भूमिका होती है। केंद्र में पालनकर्ता के रूप में कार्य करते हुए हम ऐसे कई वयस्कों के संपर्क में आते हैं, जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में बच्चों की देखभाल में सहायता करते हैं। हमें केंद्र के प्रभारी, बस चालक अथवा रिक्शा चालक जो कि बच्चों को केंद्र में लाते हैं, सहायक जो कि उत्तरदायित्व का कार्य बांटते हैं, सफाई कर्मचारी जो कि केंद्र की सफाई करते हैं, तथा माली इत्यादि के साथ परस्पर व्यवहार करना पड़ सकता है। ये सभी केंद्र के सुचारू रूप से कार्य करने में अपना योगदान देते हैं तथा बच्चों के लिए प्रेरक वातावरण बनाने तथा विकास के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। इनमें से सभी अपने अपने रूप में महत्वपूर्ण है। अतः इनको केंद्र की गतिविधियों से अवगत कराना तथा यह बताना कि प्रत्येक की सहायता कितनी मूल्यवान है, आवश्यक है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए आइए निम्नलिखित उदाहरणों को देखते हैं, जिनसे पता लगता है कि किस प्रकार ये सब व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों का एक भाग है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में स्थित एक छोटे से बाल अनुरक्षण केंद्र में रिक्शा चालक राम अवतार केंद्र के पालनकर्ता तथा बच्चों के माता-पिता के बीच संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। पालनकर्ता द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी विशेष क्रिया से संबंधित सूचना उसे दे दी जाती है, जिसे वह माता-पिता तक पहुंचा देता है। कभी-कभी माता-पिता द्वारा भी पालनकर्ता तक पहुंचाने के लिए कोई विशेष सूचना या निर्देश उसे दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि बच्चे ने घर से अपने साथ लाया भोजन केंद्र में नहीं खाया है, तो पालनकर्ता को इसकी सूचना रिक्शा चालक पहुंचा देता है। कुछ माता-पिता पालनकर्ता के लिए लिखित संदेश भी उसके हाथ भेजते हैं। इस प्रकार यह व्यक्ति केंद्र व घर के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
एक केंद्र में पालनकर्ता ने एक क्रिया की योजना बनाई जिसमें बच्चों को बाहर जाकर सूखे पत्ते इकट्ठे करने थे और फिर कमरे में वापस आकर उन पत्तों को कागज पर रखकर उनकी आकृति बनानी थी अथवा उनका प्रयोग करके उनसे कोलाज बनाना था। अपने उत्साह में कुछ बच्चे पौधों से भी पत्तियां तोड़ने लगे। माली द्वारा बच्चों को बगीचे में भागते दौड़ते व पौधों से, जिन्हें उसने बहुत प्यार से लगाया था, पत्ते तोड़ते देखकर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी शिकायत लेकर पालनकर्ता के पास गया। पालनकर्ता को उसे शांत करना पड़ा तथा मामले को सुलझाना पड़ा। यदि पालनकर्ता ने पहले से ही माली के साथ इस क्रिया के संबंध में विचार करके उसे इसकी सूचना दे दी होती तो यह स्थिति उत्पन्न ही न होती। साथ ही माली ने बच्चों का मार्गदर्शन करने में पालनकर्ता की सहायता भी की होती तथा बच्चों को पेड़ का नाम बताते हुए यह पता लगाने में भी सहायता की होती कि कौन सा पत्ता किस पेड़ का है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए पालनकर्ता बच्चों के लिए एक कला की क्रिया आयोजित करना चाहती है तथा पेंट व अन्य सामग्री जैसे ब्रश, कागज इत्यादि को बच्चों को उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए केंद्र के सहायक को क्रिया के समय ही उसकी सूचना देने की अपेक्षा पहले से ही उसके संबंध में बताना अधिक लाभदायक होगा क्योंकि ऐसा करने से कई कामों में व्यस्त सहायक को यह नहीं लगेगा कि उसे जल्दबाजी में काम करना पड़ रहा है। एक बाल अनुरक्षण केंद्र के लिए उसमें काम करने का अच्छा वातावरण होना आवश्यक है। पालनकर्ताओं के बीच आपस में विरोध या मतभेद होने पर उसका प्रभाव केंद्र के वातावरण पर पड़ेगा जो कि सामान्यतः जल्दी ही बच्चों की समझ में आने लगेगा। यदि वहां तनाव होगा तो बच्चे अशांत रहेंगे तथा माता-पिता केंद्र व पालनकर्ता में अपना विश्वास खो देंगे। पालनकर्ता को इस बात का एहसास होना बहुत आवश्यक है कि वह बच्चों की देखभाल कर रही है तथा बच्चों के प्रति उसका कुछ उत्तरदायित्व है। सभी को किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। पालनकर्ता को आवश्यकता पड़ने पर कमरे में झाड़ू लगाने जैसे कार्य करने से भी हिचकना नहीं चाहिए। ऐसे आधार पर कार्य विभाजित करने से आपसी विरोध बढ़ता है तथा अप्रिय स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अन्य बातों के विषय में विचार करने से पहले पालनकर्ता को यह जानना चाहिए कि केंद्र में उससे क्या अपेक्षा की जाती है तथा उसी के अनुसार उसे अपने कार्य की योजना बनानी चाहिए। उसे दूसरों के कामों में उनके अधिकारों का भी सम्मान करना होगा, तभी केंद्र के दूसरे व्यक्ति उसके अधिकारों का सम्मान करेंगे। भविष्य की योजनाओं, किसी पालनकर्ता द्वारा आयोजित की जाने वाली विशेष क्रियाओं तथा केंद्र की रोजाना की गतिविधियों में दिए जाने वाले परिवर्तनों आदि के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। हो सकता है कि और लोगों के कुछ अच्छे सुझाव हों जिनसे कार्यक्रम बनाने में सहायता मिले। यदि सभी लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि और लोग क्या कर रहे हैं, तो केंद्र की गतिविधियों में अधिक तालमेल रहेगा। समय समय पर इन बैठकों का उपयोग जागरूकता लाने और बाल अनुरक्षण तथा शिक्षा से संबंधित मामलों के विषय में चर्चा करने के लिए किया जा सकता है। केंद्र के दिन प्रतिदिन के काम में आने वाली समस्याओं पर भी इन बैठकों में विचार किया जा सकता है। हो सकता है किसी बालिका विशेष या स्थिति विशेष से संबंधित समस्या पर और लोग अच्छे सुझाव दे सकें। वे कार्यक्रम के मूल्यांकन में भी सहायता कर सकते हैं। आप इसके विषय में इकाई 33 में और पढ़ेंगे। इन बैठकों से काम करने के लिए सुव्यवस्थित वातावरण तैयार करने में सहायता मिलती है। समस्या: आप एक शाला पूर्व केंद्र में काम करती हैं तथा वहां कोई ऐसी क्रिया प्रारंभ करना चाहती हैं जिसके लिए आपको एक दूसरे शिक्षक, जो कि बच्चों के एक अन्य समूह के साथ काम कर रही है, की सहायता की आवश्यकता है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगी? 32.6 सारांश: बाल अनुरक्षण कार्य में लगे हुए तथा बच्चों में रुचि रखने वाले दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना केंद्र पर कार्यरत पालनकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण काम है। उसे इन व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है,
चाहे वे केंद्र में कार्य करने वाले वयस्क लोग हों या माता-पिता अथवा समुदाय के सदस्य हों। वह बच्चे की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। उसे दूसरों के साथ मिलकर यह कार्य करना होता है। इस इकाई में बच्चों के केंद्र तथा घर के अनुभवों में निरंतरता तथा एक दूसरे के पूरक होने की आवश्यकता के संबंध में बताया गया है, क्योंकि यह बच्चे के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक है। इस इकाई में हमने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है कि पालनकर्ता किस प्रकार माता-पिता तथा समुदाय को केंद्र के विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित कर सकती है। पालनकर्ता के लिए परस्पर व्यवहार करने, माता-पिता को केंद्र में सहज बनाने, उनके लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने तथा उनके द्वारा दी जा सकने वाली सहायता स्वीकार करने की कला विकसित करना बहुत आवश्यक है। ऐसा कई तरीकों से किया जा सकता है। इनमें से कुछ के लिए परिवार तथा केंद्र में सीधा संबंध आवश्यक है। इसके कुछ अन्य तरीके समाचार पत्रिका का प्रयोग, संदेश भेजना आदि है। पालनकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके प्रति उसका रवैया सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि केवल दृढ़ संकल्प होकर निरंतर किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप ही कोई नतीजा निकल सकता है। पालनकर्ता की सर्वप्रथम जिम्मेदारी समुदाय में जागरूकता लाना तथा उसे कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के विषय में बताना है। कुछ वे तरीके जिनसे पालनकर्ता यह कर सकती है, इस प्रकार हैं: स्थानीय समाचार पत्र का प्रयोग कार्यक्रम के संबंध में बताने तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए करना, समुदाय को विभिन्न उत्सवों, मेलों के लिए आमंत्रित करना तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम में उसके प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना आदि। समुदाय तथा माता-पिता के केंद्र के कार्यक्रम में भाग लेने के लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, तथा संबंधित समस्याओं के लिए कोई एक समाधान भी नहीं दिया जा सकता है। प्रत्येक केंद्र को अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहचानना होगा तथा उनको दूर करने के उपाय सोचने होंगे। प्रत्येक केंद्र द्वारा अनुभव की गई समस्याएं अलग-अलग प्रकार की होंगी। ये उस क्षेत्र के माता-पिता की आवश्यकताओं तथा उनकी अपेक्षाओं के ऊपर आधारित होगी। यह कार्य केवल माता-पिता तथा समुदाय की कार्यक्रम में सहायता प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो